अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ एहतसास नकी और मैं हूँ उरूज फातिमा। ए वो ज़ात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। वज़ीर आज़म इमरान खान से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फैसल वाडा ने अलग अलग मुलाकात की है। 1-on-1 मुलाकात में गुज़िश्ता रोज काबीना इजलास में होने वाली तलखी पर वज़ीर आज़म ने वज़रा से बात पर्स की। वज़रा ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और नुक्ते नज़र पेश किया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे ऑन शिराजी। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना इजलास में होने वाली गर्मा गर्मी की फिजा आज भी हुकूमती ईवानों में महसूस की गई। पार्टी और हुकूमत की साख को बचाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में कूद पड़े। तलखी का बाइस बनने वाले वज़रा को मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की तो दोनों वज़रा पर तनकीद के नश्तर बरसाने वाले वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा भी कप्तान से मिलने जा पहुँचे। अलग अलग होने वाली मुलाकातों में जहाँ वज़रा ने अपने गिले शिकवे पेश किए, वहीं वज़ीर आज़म ने भी वज़रा की क्लास दी। कप्तान ने पार्टी और हुकूमती मामलात को मुतलका फोरम्स पर उठाने की हदायत करते हुए अवामी सतह पर मामलात को ज़ेर बहस लाने से भी मना किया। वज़रा किस हद तक वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल करेंगे या फिर एक दूसरे पर साजिशों के संगीन इल्जामात लगाते रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। सैयद ऑन शिराजी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। इधर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और असद उमर ने भी मुलाकात करके पिछले तमाम गिले शिकवे दूर कर लिए। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात असद उमर के दफ्तर में हुई थी। बहुत हुई नाराजी, अब राजी होना चाहिए। काबीना इजलास में हुई गर्मा गर्मी के बाद वफाकी वज़रा एक दूसरे को मनाने में जीत गए। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में होने वाली बदमज़गी का नोटिस ले लिया तो वज़रा हरकत में आ गए और मुलाकातें करके एक दूसरे को मनाना शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर ने मुलाकात करके गलत फहमियों पर खुलकर बात की। ज़राए के मुताबिक असद उमर के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने काबीना इजलास में होने वाली तल्ख कलामी पर भी गुफ्तगू की और एक दूसरे से तमाम गिले शिकवे दूर करके मुल्की और हुकूमती मफाद में साथ चलने पर इत्तेफाक कर लिया। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर मुराद सईद के मुखालफिन पर लफ्जी वार, हकायक और आदाद व शुमार के बगैर बजट पर तनकीद मुज़हका खेज करार। बोले, अगर मेरा सर भी कलम कर दिया जाए तो स्टेटस को का साथ नहीं दूंगा। मजीद कहा कि एक MNA असम्बली में मिन्नतें और पीछे साजिशें करते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ MNAs ने NRO मांगने का बड़ा दावा भी कर दिया। अगर मैं सर पे यहाँ पे ये गोली भी रखते ना और कहीं के स्टेटस को का साथी बन जाऊं, अल्लाह की कसम नहीं बनूंगा। मेरा सर काट दे, कलम कर दे, मैं स्टेटस को का मुकाबला करने आया हूं, इसका साथी बनने के लिए नहीं आया। स्पीकर साहब, मुझसे साथ इनके लोगों ने NRO मांगा है और एक इस पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है। स्पीकर साहब, इनके पार्टी के तर्जुमान बाहर जाके यहाँ पे मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मेरे उस 7 बंदों ने NRO मांगा को एक और रंग देती है, लेकिन मेरे पास खुद यहाँ पे आके मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ऊपर अल्लाह के नाम मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास आके खुद उस बंदे का नाम लिया। यहाँ पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचे हैं जो कि मैंने वापस कर दी, लेकिन दिन को पार्लियामेंट के आके अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं और जाती तकरीरें करें। स्पीकर साहब, मैं अब एक्सपोज करूंगा। ख्वाजा साद रफीक ने पूरा सिस्टम ही NDMA के सुपुर्द करने का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली के फ्लोर पर इजहार ख्याल करते हुए हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि आपने मुकाबला करना था तो भूख और भारतीय जारहियत का, लेकिन अपोजिशन का मुकाबला किया। हमने आपको नहीं गिराना, ना हम अदम एतमाद ला रहे हैं। हम अपनी अपनी बारी देकर आए हैं, लेकिन फिर वापसी यहीं खड़े हैं। हम जनाब मेहरबानी करें, पाकिस्तान के बारे में अब भी सोच लें। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुझे खुद समझ में आ रही कि इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, आप इसलिए खुश हैं, मैंने इनके एक फर्द मिस्टर सुना, हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत फहमी निकल दे। ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं, पर इस पर एक मुश्किल है कि आपके सिवा जो ऑप्शन हो सकता है हम अवेलेबल नहीं है। इस बार मजे की बात ये है, आप समझते हैं कि आपके अलावा ऑप्शन नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, हम भी अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है और मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ना चाहते हुए यह सिचुएशन पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल कर सकती है। आप उधर लेके जा रहे हैं।
اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو بڑے سافٹ ورڈز یوز کرتا ہوں, آپ NDMA کے سپورٹ کر دیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپورٹ کر دیں, کیونکہ وہ NDMA کے جو سربراہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جنرل افضل بڑے محنتی آدمی ہیں, FW کے DG تھے, انہوں نے FW کو بہت اس کے لیے کام کیا. تو اگر بحران پیدا آپ نے کرنا ہے اور ریزالو NDMA نے کرنا ہے تو آپ نظامی NDMA کے سپورٹ کر دیں. کیا تو وہی آپ نے, آپ ویسے بھی خود سپردگی عالم میں ہیں. 60 سالہ روایت نہ بدل سکے, طیارہ حادثے کا ملبہ ایک بار پھر کپتان پر ڈال دیا گیا. وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی. رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ فوکس نہیں تھے, ذہن میں کورونا سوار تھا, پائلٹ اور کنٹرولر کورونا پر بات چیت کر رہے تھے. قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر ہوابازی غلام سرور نے PIA طیارہ حادثہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عبوری رپورٹ ہے. مکمل رپورٹ بھی ایوان میں پیش کی جائے گی, جس میں تمام تر وجوہات, محرکات اور معاوضے کی تفصیلات شامل ہوں گی. وفاقی وزیر غلام سرور نے کہا کہ ایئر کنٹرولر نے 3 بار پائلٹ کو اونچائی سے متعلق آگاہ کیا, تاہم پائلٹ نے ایئر کنٹرولر کی ہدایت کو نظر انداز کیا. کوتاہی پائلٹ اور ایئر کنٹرولر دونوں کی طرف سے ہوئی. ان کے ذہن پہ کورونا سوار تھا, ان کی فیملی متاثر تھی اور وہ کورونا ہی کی ڈسکشن کر رہے تھے. لینڈنگ میں آیا, لینڈنگ پوزیشن پہ آیا تو کنٹرول ٹاور نے اسے منع کیا کہ آپ زیادہ ہائٹ پہ ہیں, آپ نیچے آئیں. تو بڑی جلدی میں اس نے اس کی کال سنی اور اس نے کہا یار میں مینج کر لوں گا. وزیر ہوابازی کا کہنا تھا کہ 29 گھر اس حادثے میں مکمل تباہ ہوئے, جن کا ازالہ بھی کیا جائے گا. متاثرہ افراد کو متبادل رہائش گاہیں بھی فراہم کی گئی ہیں. جو افراد جاں بحق ہوئے ان میں 19 افراد کو فی کس 10 لاکھ روپے فراہم کیے گئے ہیں. غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. 72 سالوں میں طیاروں کے حادثات کے 12 واقعات ہوئے. ان 12 واقعات کی بروقت تحقیقات ہوئی, نہ رپورٹ سامنے آئی, جبکہ ذمہ داروں کی تعین اور سزا کے بارے میں بھی کوئی نہیں جان سکا. آج تک عوام اور مرنے والوں کے لواحقین میں تشنگی جاری رہی کہ ان واقعات کی ذمہ دار کون تھے. وفاقی وزیر غلام سرور نے انکشاف کیا ہے کہ 262 پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں. ان کی موجودگی مسافروں کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور نے ایوان میں طیارہ حادثہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں. افسوس کی بات ہے کہ 262 پائلٹس کے لائسنسز جعلی نکلے, جن کی جگہ کسی اور نے امتحان دیے. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کا کہنا تھا کہ آج تک کسی بھی حادثے میں ڈرائیور کو سزا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں, جس میں PIA بھی ہے, بلیو بھی ہے, سرین بھی ہے, ایکس شاہین ایئر لائن کے بھی ہیں اور کچھ چارٹر پرائیویٹ کلبز کے بھی ہیں. تو 860 پائلٹس کے ایگزامینیشن کہ انہوں نے پیپر دیے, کیسے کیسے دیے, تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا, ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. اداروں میں میرٹ کی دھجیاں تو اڑائی گئیں, سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو بھرتی تو کیا گیا, لیکن آنکھیں بند کر ڈگریاں بھی جیلی بنوا کے دی گئیں. وزیر ہوابازی اپنے خطاب میں سسٹم کو کوستے رہے. اداروں کی ناکامیوں کا رونا روتے ہیں, لیکن کسی ایک بھی سربراہ کو نہ ہی ذمہ دار قرار دیا, نہ ہی اس پر اس کی ذمہ داری ڈالی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان پائلٹس کو کس نے بھرتی کیا؟ پتہ چلنے پر PIA نے پائلٹس کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیا؟ جعلی پائلٹس کو کس نے بچا کر رکھا ہوا ہے؟ مسافروں کی زندگیاں کیوں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں؟ کیا اس تمام صورتحال کی ذمہ دار حکومت نہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی طیارہ حادثے کی آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں کراچی معاملے پر وزیر ہوابازی کو برخاست کرنا ہوگا. اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری حکومت پر خوب گرجے برسے. بولے عمران خان کہا کرتے تھے کہ اگر ٹرین حادثہ ہو تو ریلوے کے وزیر کو برخاست کیا جانا چاہیے, اگر طیارہ حادثہ ہو تو ہوابازی کے وزیر کو برخاست کیا جانا چاہیے. آج کراچی طیارہ حادثے کا الزام پائلٹ اور ٹریفک کنٹرولر پر ڈالا جا رہا ہے. حادثے کے شکار افراد کو مورد الزام ٹھہرانا اور انہیں قربانی کا بکرا بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے.
PIA طیارہ حادثے کی عبوری تحقیقاتی رپورٹ پیش ہونے کے بعد اہم فیصلے متوقع ہیں۔ 1/3 پائلٹس کے مبینہ جعلی لائسنسز کی روشنی میں کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تمام پائلٹس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو مبینہ طور پر جعلی لائسنس پر طیارے اڑا رہے ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے ایسے پائلٹس کی فہرستیں طلب کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایسے تمام پائلٹس کو انکوائری مکمل ہونے تک فوری طور پر گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جعلی لائسنس والے پائلٹ سیفٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ مبینہ جعلی لائسنس کے حامل پائلٹس PIA کے علاوہ بھی دیگر ملکی ایئر لائنوں میں جہاز اڑا رہے ہیں۔ ایئر مارشل ارشد ملک نے لیگل اور فلائٹ آپریشنز ٹیموں کو طلب کر لیا۔ 262 پائلٹس کے لائسنس مبینہ جعلی بتائے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق PIA کے 400 پائلٹس میں سے 150 کپتانوں کے پاس مبینہ جعلی لائسنس ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ CAA کے شعبہ ریگولیٹری کے خلاف بھی تحقیقات کے حوالے سے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عوامی مفاد عامہ کے لیے کسی صورت اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے۔ وزیر ہوابازی کا کہنا تھا کہ قابل افسران کی مدد سے ایک پینل تشکیل دیا ہے جو اس بارے میں اپنی تجاویز پیش کرے گا، جس کی روشنی میں مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ جہاز کا پائلٹ بننے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کون کون سے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں؟ جہاز کے پائلٹ کی ڈگری کون جاری کرتا ہے؟ اس تمام معاملے کا ذمہ دار کون ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں محمد اسلم کی یہ رپورٹ۔ Pakistan 702, runway 24 left, clear takeoff, the surface wind 310 degrees at 10 knots. Clear takeoff 24 left, Pakistan 70. LX 879 after the departing 747 line up, runway 24 left. ہوائی جہاز اڑانے کے لیے پائلٹ کا 150 گھنٹے فلائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف طیارے اڑانے کے لیے 6 ماہ کی تربیت اور 4 قسم کے لائسنس حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ امتحان پاس کرنے کے بعد منظور شدہ فلائنگ کلب میں اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ داخلہ ملنے کے بعد 40 گھنٹے کی کامیاب فلائنگ تربیت لازمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پرائیویٹ پائلٹ لائسنس حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی امیدوار سول ایویشن میں پائلٹ کی بھرتی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ سول ایویشن میں کسی بھی پائلٹ کو 14 مضامین پاس کرنے ہوتے ہیں، جس میں ایویشن لا، ایئر کرافٹ جنرل نالج، پاور نالج، فلائٹ پلاننگ، ماس اینڈ بیلنس کی کورسز شامل ہوتے ہیں۔ 150 گھنٹے فلائنگ تربیت کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد امیدوار کو کمرشل پائلٹ کے لیے امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ CPL کوالیفائی کرنے کے بعد انسٹرومنٹ ریٹنگ کا مرحلہ آتا ہے۔ کسی بھی ملکی یا غیر ملکی ایئر لائن نوکری حاصل کرنے کے لیے کمرشل پائلٹ کو تحریری امتحان کے ساتھ 2 انٹرویوز اور میڈیکل کوالیفائی کرنا ہوتا ہے۔ پائلٹ کی بھرتی کے لیے میرٹ کو ہر صورت فوقیت دی جاتی ہے۔ بھرتی کے مراحل عبور کرنے کے بعد کامیاب امیدوار کو ایئر لائن کی ضرورت کے مطابق 6 ماہ کی تربیت سے گزرنا ہوتا ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اسلم کھوکر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی دارالحکومت میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سمارٹ لاک ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے مزید کئی سیکٹرز کو سیل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر مزید 4 سیکٹرز کو سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکٹر G6 1 اور 2، اسی طرح سیکٹر I8، سیکٹر I10 1 اور سیکٹر I10 2، اسی طرح غوری ٹاؤن سمیت دیگر کئی اہم علاقوں کو سیل کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس سے قبل سیکٹر G10 4 اور G7 2 کو بھی سیل کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات کی روشنی میں پولیس نے ان تمام علاقوں میں خاردار تار لگا کر آمد و رفت کے راستوں کو محدود کر دیا ہے، جبکہ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے اسلام آباد پولیس کو گشت بڑھانے اور مختلف مارکیٹس میں SOPs پر عمل کرانے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اسلام آباد میں اب تک 11,500 کے قریب کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک مرنے والوں کی تعداد 108 ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے مطابق اب تک 5,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ لاہور کے آج مزید 8 علاقے بند کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا۔ تمام مخصوص علاقے آج رات 12 بجے سے 30 جون تک مکمل بند کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ لاہور کی مارکیٹس میں SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کچھ علاقوں میں حالات بہتر اور کچھ میں خراب ہوئے ہیں۔ لاہور سے جلال حیدر کی رپورٹ۔ یاسمین راشد نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن علاقوں میں کیسز بڑھ رہے ہیں وہ علاقے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام علاقے آج رات 12 بجے سے 30 جون تک مکمل بند رہیں گے۔ جن علاقوں میں زیادہ بڑے ہیں مریض، ان میں ہم نے اگلے 1 ویک کمپلیٹ گلبرگ بند ہو رہا ہے، ماڈل ٹاؤن مکمل طور پہ، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، DHA، گلشن راوی اور والڈ سٹی، یہ وہ 7 علاقے ہیں جس میں کیسز، آپ دیکھیں نا جب ہم کیسز کی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اب کیسز کے نمبر آ رہے ہیں، تو ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں
ज़्यादा आई है उनको हम मज़ीद उनका लॉकडाउन कर रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना था कि मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर और रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। कल आपकी वजह से अगर ये मार्केट बंद हो गई तो मईशत पर असर पड़ेगा। तो ये तो इज्तिमाई जिम्मेवारी उन मार्केट कमेटीज़ की भी बनती है कि वो इंश्योर करें कि मार्केट्स के अंदर प्रॉपर SOPs प्रैक्टिस हो रहे हों ताकि ये वबा का फैलना जो है वो रोका जाए। यास्मीन राशिद का कहना था कि सूबे में यौमिया 11,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात और वेंटिलेटर्स में इजाफा कर रहे हैं। यास्मीन राशिद का कहना है कि अस्पतालों में जगह और अद्वियात दोनों मौजूद हैं। SOPs पर अमल करेंगे तो कोरोना केसेस में वाजिया कमी आएगी। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है, जिसके बायस कोरोना फैलने का खदशा बढ़ गया है। इंतजामिया अमल दरामद करवाने में नाकाम है। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। कारोबार ट्रांसपोर्ट बंद थी, बाद में हुकूमत ने SOPs के तहत कारोबार और ट्रांसपोर्ट खोल दी ताकि शहरियों का निजाम जिंदगी भी चले और इस वबा को फैलने से रोका जा सके। लेकिन SOPs पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। अड्डों और गाड़ियों में ड्राइवर्स और सवारियां मास्क बगैर नजर आते हैं, जिससे कोरोना फैलने का खतरा है। शहरियों का कहना था इस वबा का इलाज सिर्फ एहतियात है। जो बेहतियाती कर रहे हैं वो अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अमल करना चाहिए। मैं खुद टैक्सी चलाता हूँ, हमेशा पहन के रखता हूँ और हर बंदे को ये पहनना चाहिए। बीमारी है, गाड़ियों में उसी तरह लोग बैठते हैं, कोई अमल नहीं कर रहा। बीमारी की जो है ना तो ये बढ़ रही है दिन ब दिन और इस पे अमल लेना चाहिए। गवर्नमेंट को ख़ास करके इस पे करना चाहिए। बाहर अगर घूमते हैं या ड्यूटी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो SOPs का ख्याल रखे, मास्क लगाया करे, मतलब अपना एहतियात किया करे, खुद भी बचे और दूसरे पाकिस्तानियों को भी बचाएं। इंतजामिया की तरफ से SOPs तो जारी कर दिए गए पर उन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया और शहरियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, तब ही इस वबा से बचा जा सकता है। जो SOPs दिए गए हैं उन पर अमल दरामद करना हर शहरी का फर्ज है। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों और अमवात में कमी होने लगी। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,88,926 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 60 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,755 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,892 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 69,536, सिंध में 72,656, खैबर पख्तूनख्वा में 23,388, बलोचिस्तान में 9,634, गिलगित बल्तिस्तान में 1,337, इस्लामाबाद में 11,483, जबकि आज़ाद कश्मीर में 892 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 11,50,141 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 23,380 नए टेस्ट किए गए। अब तक 77,754 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,337 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 60 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,755 हो गई। पंजाब में 1,516, सिंध में 1,124, खैबर पख्तूनख्वा में 855, इस्लामाबाद में 108, गिलगित बल्तिस्तान में 23, बलोचिस्तान में 106 और आज़ाद कश्मीर में 23 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना के फैलाव को रोकने में आपने भी गफलत बरती है। इस्लामाबाद की अदालत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने 4 करोड़ 90 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। माजरा क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। आप खुद को दुनिया की सुपर पावर और खुद को सारी दुनिया का सरबराह समझते हैं, लेकिन दुनिया में कोरोना फैल चुका। बतौर अमरीकी सदर आपने कुछ नहीं किया। कोरोना को फैलने में गफलत क्यों बरती? वफाकी दारुल हुकूमत का बासी हुकूमत पाकिस्तान, WHO और अमरीकी सदर के खिलाफ अदालत पहुँच गया। शाह सरवर नामी शख्स ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि घर का वाहिद कफील मेरा वालिद उमर खताब कोरोना में मुब्तला होकर दुनिया फानी से कूच कर चुका। उन्होंने सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ और चेयरमैन NDMA को भी फ्रीक बनाया है। शाह सरवर ने कोरोना
फैलाव रोकने में गफलत बरतने पर 4 करोड़ 90 लाख रुपए जुर्माना भी तलब किया है, जिस पर सिविल जज हैदर अली शाह की अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए तमाम फ्रीकैन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ नाकाम रहा, जबकि चीन ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। आलमी इदारा सेहत को भी बर वक्त आगाह कर दिया गया था, लेकिन आलमी इदारा सेहत ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं उठाया। वायरस पाकिस्तान पहुंचा तो हुकूमत पाकिस्तान भी वायरस पर काबू पाने में नाकाम रही। हुकूमत की नाअहली की वजह से मेरा वालिद फौत हुआ, मुझे माली नुकसान उठाना पड़ा, कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुलाजमत से भी हाथ धो बैठा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि कोरोना में जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी की जाए, हालात के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए, पाकिस्तानी शहरी के तौर पर बर्ताव किया जाए। अदालत ने जवाब के लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। शाह सरवर के वकील का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का नोटिस इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने को भिजवाया जाएगा। टिड्डी दल ने फसलों को जितना नुकसान पहुंचाया अब उतना ही फायदा हासिल किया जाएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने टिड्डी दल से खाद बनाने का मंसूबा बना लिया। मंसूबे के तहत टिड्डी दल को बायो कंपोजिट खाद में तब्दील किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। पहले नुकसान अब फायदा लेने की तैयारियां। टिड्डी दल की तल्फी की बजाय अब इससे खाद बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने मंसूबा तैयार कर लिया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक टिड्डी दल से खाद बनाने का मंसूबा मंजूरी के पहले मरहले में है। मंजूरी की सूरत में मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा, खाद बनेगी और टिड्डी दल पर कंट्रोल भी हो सकेगा। वजारत खुराक के मुताबिक मकामी अफराद की जमा की हुई टिड्डियों को बायो कंपोस्ट में तब्दील किया जाएगा। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक टिड्डियों से बनी खाद में 9% नाइट्रोजन और 7% फास्फोरस होगा। टिड्डी दल से आला नामियाती खाद बनेगी, जिसे जरी शोबे में इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत फूड नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक मंसूबे के तहत पायलट प्रोजेक्ट की टेस्टिंग चोलिस्तान और थर में की जाएगी। टिड्डियां जमा करने के मंसूबे के तहत कम्युनिटी के लिए 50 मराकज भी बनाए जाएंगे। बहावलपुर में 29, उमरकोट में 42, जबकि लकी मरवत में भी 42 मराकज होंगे। खरान डाराई लैंड सेंटर ऑफ बलोचिस्तान पर 27, तुर्बत में 12, लसबेला 23, जबकि खिसदार में 26 मराकज बनाए जाएंगे। मंसूबे की कामयाबी की सूरत में केमियाई खादों के इस्तेमाल में 25% तक कमी आने का इम्कान है, जबकि मंसूबे के पहले साल के दौरान 1 अरब रुपए की खाद तैयार की जाएगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक 1 लाख टन टिड्डियों से 70,000 टन खाद तैयार की जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत फी खानदान औसतन 6,000 रुपए महाना भी कमाया जा सकता है, जिसके तहत वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से कम्युनिटी को अदायगी का मुनासिब तरीका कार भी तय किया जाएगा। कराची में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को मजबूर कर दिया। शहरी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की हठधर्मी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और सख्त नारेबाजी की। शारे कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने रुकावटें खड़ी करके एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश। अता हुसैन की रिपोर्ट। कराची में झुलसा देने वाली गर्मी में घंटों की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल बना दिया है। शहरियों ने शारे कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़क को ब्लॉक किया तो पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद शहरियों को सड़क खोलने पर आमादा कर लिया। मुजाहिरीन कहते हैं कि बिजली की तवील बंदिश से परेशान हो गए हैं, जबकि पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। 20 घंटे 18 घंटे ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं, ना पानी की इतनी परेशानी हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सुबह फजर की नमाज के लिए लोग खड़े हैं और लाइट गायब है, भाई चली गई लाइट। मैं आप बताएं 28 मई से इन लोगों ने के इलेक्ट्रिक ने ना सिर्फ दिन में लोड शेडिंग की हुई है, बल्कि रात को 12 बजे के बाद लोड शेडिंग इतनी होती है कि सुबह तक लाइट नहीं होती। हम अपने बच्चों को घरों में कैसे रोकें, किस तरह SOPs पे अमल कराएं। वज़ीर आज़म साहब आपसे मेरा सवाल है, खुदारा इनको हिदायत दें कि ये लोड शेडिंग हमारी ख़त्म करें। सिर्फ बिजली की तवील बंदिश ही नहीं कि इलेक्ट्रिक ने साइफिन पर दूसरा जुल्म बिजली के जायद बिलिंग से किया हुआ है। बिल में कोई भी कमी नहीं हुई है। बिल 3,500 रुपये का था, अब 9,000 रुपये का बिल आया मेरे घर का। डबल बिल भेज रहे हैं, ओवर बिल भेजना चाहिए। एवरेज में बिल है, एवरेज में कौन सा बिल है? कोई एवरेज बिल। लोड शेडिंग आपके सामने ही है, 2.5 घंटे से बढ़ा के रात को भी 2 घंटे की लोड शेडिंग। यार बड़ी मुश्किलात है घरों में। बच्चे हम लोग तो बाहर गुजारा कर लेते हैं, घर में लेडीज़ है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, उनका तो एहसास करना चाहिए इन लोग को। बिलिंग इतनी ओवर कर रहे हैं कि 30,000 रुपये हमारा पिछले महीने का बिल भेजा है। लाइट होती ही नहीं है, पहले तो टाइम की लाइट थी, अभी तो बिल्कुल ही इन लोगों ने नाजायज़ शुरू कर दिया। रात को 12 बजे, सुबह 7 बजे, रात को 4 बजे, कोई एक टाइमिंग नहीं है इन लोग की।
शहर कायद के बासियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो के इलेक्ट्रिक को लगाम दें, उसे मनमानी करने के बजाय बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक करने का पाबंद किया जाए। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। शहर कायद के बासियों पर बिजली की रेगुलेटरी अथॉरिटी को बिल आखिर तरस आ ही गया। नेपरा ने कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिया। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर कराची में लोड शेडिंग के मामले पर नेपरा अथॉरिटी की जानिब से के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग और जायद बिलों की शिकायत पर जवाब तलब कर लिया गया। नोटिस में नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया, जबकि ओवर बिलिंग और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से इकदाम करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। नेपरा ने बिजली के ज्यादा बिल्स के हवाले से सार्फिन को नेपरा रीजनल ऑफिस कराची में शिकायत दर्ज करने की हिदायत भी कर दी। तर्जमान नेपरा का कहना है कि सार्फिन अपनी शिकायत नेपरा वेबसाइट पर भी दर्ज करवा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पर मुबैना कब्जे से मुताल्लिक FIA रिपोर्ट पर समाअत हुई। अदालत ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मैकेनिज्म के बारे में वजारत समंदर पार को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त पर समाअत की। वजारत समंदर पार और पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली समाअत से पहले अदालत को बताया जाए कि समंदर पार पाकिस्तानियों की दादरसी के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों पर यहाँ कब्जे हो रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के वकील ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए 2001 में कंप्लेंट सेल बनाया गया, जो कि अभी भी काम कर रहा है। चीफ जस्टिस ने मुतासरा खातून से राब्ता न करने पर वकील ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपका तो सारा मैकेनिज्म ही फ्रॉड है, जो सिस्टम है वो तो काम ही नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके पास सिर्फ इस्लामाबाद तक कितने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की दरखास्तों की लिस्ट मौजूद हैं। अगर आपके पास मुतासरा लोगों की लिस्ट नहीं तो इसका मतलब है ओवरसीज फाउंडेशन काम नहीं कर रहा, जिस पर वकील ने कहा कि मुतासरा खातून ने हमें कोई दरखास्त नहीं दी। निजी सोसाइटी के वकील बोले कि मुतासरा खातून की दरखास्त पर नैब, FIA और ISI ने काम किया। दरखास्त गुजार खातून ने सारा माल लूट लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत ने इस केस को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिया हुआ है। ये सिर्फ इस खातून का नहीं बल्कि बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों का मसला है। ये केस पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के लिए टेस्ट केस है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत किसी के हकूक मुतासिर नहीं करेगी, मगर अदालत को जमीनी हकायक बताया जाए और आइंदा समाअत पर समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए क्या मैकेनिज्म है अदालत को आगाह करें। अदालत ने केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ईरान में पाकिस्तान के सफीर रहीम हयात कुरैशी ने तेहरान में ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी से मुलाकात की और अपनी तैनाती के असनाद पेश की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सफीर पाकिस्तान रहीम हयात कुरैशी ऐवान सदर पहुंचे तो सदर हसन रूहानी ने उनका खैर मकदम किया। इस दौरान सदर हसन रूहानी ने दोनों बरादर ममालिक के माबैन सकाफती, मजहबी, तारीखी वाबस्तगियों और मुश्तरकात पर रोशनी डाली। उन्होंने तमाम शोबाजात में दो तरफा ताउन की सतह पर इत्मीनान का इजहार किया और तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। हसन रूहानी ने उम्मीद जाहिर की है कि सफीर पाकिस्तान रहीम कुरैशी के दौर में बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। सफीर पाकिस्तान रहीम कुरैशी ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान और ईरान सफारती और सियासी मदद फराहम करने पर हमेशा एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने मसला कश्मीर के लिए ईरान की हिमायत पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की तहरीर के बाद निगरान सेटअप फाल हो गया। साबिक DIG मीर अफजल खान ने बतौर निगरान वजीर आला अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर राजा जलाल हुसैन ने मीर अफजल से हल्फ लिया। मैं मीर अफजल खान बहैसियत निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग को बरतर के नाम से हल्फ उठाता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून का 5 साला दौरे हुकूमत खत्म, निगरान सेटअप आ गया। सूबे के निगरान वज़ीर आला मीर अफजल खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस गिलगित में मुनक़्क़द तकरीब में निगरान वज़ीर आला साबिक DIG मीर अफजल से गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबून ने हल्फ लिया। तकरीब में साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान, स्पीकर हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद, साबिक वज़रा और दिगर आला सियासी शख्सियात ने शिरकत की। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के साबिक अपोजिशन लीडर कैप्टन शफी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत ने निगरान हुकूमत के
قیام کے سلسلے میں جمہوری اور قانونی طریقہ کار کی دھجیاں اڑائی ہیں. فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری جو کہ لیڈر آف اپوزیشن گلگت بلتستان، سی ایم گلگت بلتستان اور منسٹر کشمیر افیئرز تینوں کی مشاورت سے عمل میں لائی جانی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہوا. گورننس آرڈر 2009 کے تحت گلگت بلتستان کو دیے جانے والے صوبائی سیٹ اپ کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 5 سال اقتدار میں رہی. معاشی مسائل سے دو چار ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر. ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک سے مجموعی طور پر $1 ارب قرض کی رقم موصول ہو گئی. گزشتہ ماہ پاکستان کی عالمی ادائیگیاں بھی وصولیوں سے کم رہیں. رپورٹ کر رہے ہیں کامران چودھری. معاشی مسائل سے دوچار ملکی معیشت کو عالمی مالیاتی اداروں کا سہارا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو عالمی اداروں کی جانب سے $1 ارب موصول ہو گئے. موصول ہونے والی رقم میں سے $50 کروڑ عالمی بینک نے فراہم کیے، جبکہ دیگر $50 کروڑ ایشیائی ترقیاتی بینک سے موصول ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق بین الاقوامی مالی معاونت ملنے سے زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب 77 کروڑ ہونے کا امکان ہے. 19 جون کو عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ صحت کے نظام کی بہتری اور کورونا کی عالمگیر وبا کے سماجی اور اقتصادی اثرات کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو $1 ارب 50 کروڑ کی مالی معاونت کے معاہدے طے پائے تھے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مئی 2020 میں پاکستان کی عالمی وصولیاں ادائیگیوں کے مقابلے میں $1 کروڑ 30 لاکھ زائد رہی ہیں. گزشتہ ماہ رواں کھاتوں کے ترازو میں عالمی وصولیوں کا پلڑا ادائیگیوں سے بھاری رہا، جبکہ مئی 2019 میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $1 ارب تھا. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جولائی تا مئی 2019 کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $12.5 ارب سے کم ہو کر $3.3 ارب تک محدود ہو گیا ہے. کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. کراچی کی مقامی عدالت نے سوتیلی ماں کے تشدد کا نشانہ بننے والے بچوں کو عیدی ہوم بھیجنے کا حکم دے دیا. پولیس کو بچوں کی اصلی ماں اور والد کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی. جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں سوتیلی ماں کی جانب سے بچوں پر تشدد کا معاملہ. پولیس نے تشدد کا شکار بننے والے بچوں کو حوالگی سے متعلق پولیس کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ بچوں کی حوالگی سے متعلق پیچیدگی کا شکار ہیں. عدالت بچوں کو تحفظ اور مناسب دیکھ بھال کے حوالے سے احکامات جاری کرے. عدالت نے بچوں کو عیدی چائلڈ سینٹر ہوم بھیجنے کا حکم دیا، جبکہ متعلقہ SHO کو بچوں کے حقیقی والدین کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ حقیقی والدین جب تک پیش نہیں ہوتے بچے عیدی چائلڈ سینٹر میں رہیں گے اور عدالت سے رجوع کرنے کے بعد بچے واپس لے سکتے ہیں. چند روز قبل بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. چین کے وزارت دفاع کے ترجمان نے لداخ کشیدگی کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا. کہتے ہیں ہماری افواج نے مؤثر انداز سے چین کی قومی سالمیت کا دفاع کیا. لداخ کشیدگی کے بعد چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے واضح موقف اپنایا کہ 16 جون 2020 کو سرحد پر جھڑپیں بھارت کی وجہ سے ہوئی. بھارت نے سرحدی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور چینی افواج کو اکسایا. فوجی سطح کے مذاکرات کے دوران جس چیز پر اتفاق پایا گیا تھا اس کی بھارتی فوج نے خلاف ورزی کی، جس سے دونوں ممالک کے عوام کے جذبات کو نقصان پہنچا. ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے گلبان وادی میں داخل نہ ہونے کا معاہدہ کیا تھا. 15 جون کو بھارت نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف ایکچوئل کنٹرول عبور کی اور اچانک سے چینی فوج پر حملہ کر دیا. اے بنت کشمیر ہمت کی تصویر، تیرا بہتا ہوا لہو آزادی کی تحریک. مقبوضہ وادی میں ہزاروں خواتین نیم بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. لاتعداد افراد آج بھی بھارتی جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. لواحقین یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے پیارے کبھی واپس آئیں گے بھی یا نہیں. 1979 سے آج تک بزدل بھارتی فوج 95,992 کشمیریوں کی جان لے چکی ہے. 7,144 افراد کو دوران حراست شہید کر دیا گیا. 1,60,400 سے زائد کشمیری آج بھی مختلف بھارتی جیلوں میں قید ہیں. کسی کا باپ، کسی کا بیٹا اور کسی کا بھائی نہ جانے کب سے بھارتی جیل میں قید ہے. بھارتی فوج کے ہاتھوں 22,915 خواتین کے سہاگ اجاڑے جا چکے ہیں. 22,000 خواتین ایسی ہیں جن کے جیون ساتھی نامعلوم مقام پر بھارتی فوج کی صحبتیں جھیلنے پر مجبور ہیں. دوہری اذیت سے 2-4 کشمیری خواتین نہیں جانتی کہ ان کے شوہر مار دیے گئے یا زندہ ہیں. میرے ہسبینڈ اس کو PSF کی 137 بٹالین میں اٹھایا تھا. بہت مشکل ہو گئی میرے لیے، پھر اپنے لیے کمانا بھی، پھر گھر میں آ کے گھر کا کام بھی کرنا.
बहुत मुश्किल है, वो मैं बयान नहीं कर सकती कितनी मुश्किल हो गई। गुर्बत, बेबसी और सेहत की मखदूश सूरत हाल और ऊपर से मोहलिक वबाई हमले, तमाम तर नामसाद हालात के बावजूद सुबह आज़ादी को देखने की उम्मीद इन मजलूम खवातीन को जुर्रत और हौसला अता करती है। भारतीय फौज ने मजलूम कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हकूक गस्ब कर रखे हैं। आए दिन भारतीय एहलकारों के हाथों कश्मीरी खवातीन की इस्मत दरी के वाक़यात मामूल बने हुए हैं। काबिज इंतजामिया के मुजालिम आखिरी हदों को छू रहे हैं। हकूक़ निस्वां के अलंबरदार ममालिक ना जाने क्यों कश्मीरी खवातीन के हकूक की बदतरीन पामाली पर भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आजाद कश्मीर में मानसून बारिशें 20% ज्यादा होने की पेशगोई पर अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें मुतल्लिका महकमों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। आजाद कश्मीर में मानसून बारिशें 20% ज्यादा होने की पेशगोई के पेश नजर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट में मुतल्लिका महकमों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हदायत करते हुए कहा है कि लैंड स्लाइडिंग, दरियाओं, नदी नालों में सैलाब का खतरा है। SDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को कंट्रोल रूम कायम करने की हदायत करते हुए कहा कि फोकल पर्सन तैनात करके मुतल्लिका महकमे SDMA को फहरिस्त भिजवाएं। महकमा मौसमियात ने रवां साल मानसून में 10% ज्यादा बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा था कि सिंध और कश्मीर में मानसून की बारिशें मामूल से 20% ज्यादा हो सकती हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में मानसून बारिशों से मुल्क के मशरकी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जबकि बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा। और अब आपको खेल के मैदान से खबर देते हुए बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का दूसरी लेबोरेटरी से करवाया गया कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मोहम्मद हफीज ने टेस्ट की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जारी करते हुए बताया कि उन्होंने दूसरी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया था, जिसका नतीजा मनफी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ऑलराउंडर ने बताया कि PCB का कराया गया टेस्ट मुस्बत आने पर उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए कल दूसरा टेस्ट करवाया जो मनफी आ गया। मोहम्मद हफीज ने यह भी इत्तला दी कि कोरोना की तशखीस के बाद उन्होंने अपनी फैमिली का भी कोरोना टेस्ट करवाया, जिसका नतीजा मनफी है। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने सोशल मीडिया पैगाम में मद्दाहों को अपनी सेहत के हवाले से आगाह किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनमें कोरोना की कोई अलामात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कराए गए टेस्ट में मोहम्मद हफीज समेत 7 खिलाड़ियों में आलमी वबा कोरोना की तशखीस हुई थी, लेकिन मोहम्मद हफीज ने इन टेस्टों को गलत साबित करते हुए अपने कोरोना में मुब्तला न होने की टेस्ट रिपोर्ट शेयर कर दी है। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का शुमार दुनिया फुटबॉल के अव्वल दर्जे के खिलाड़ियों में किया जाता है, जो फुटबॉल की दुनिया के कई एजाजात अपने नाम कर चुके हैं। लियोनेल मेसी ने फुटबॉल के खेल को एक नई जहत अता की, जिसके नतीजे में फुटबॉल महज एक खेल ही नहीं रहा बल्कि एक फन की शक्ल इख्तियार कर गया है। यही वजह है कि दुनिया आज इनके खूबसूरत खेल की दीवानी है। Ronaldinho, stopped by Casillas, blasted in by Messi! Messi takes everybody on, Messi has got it! 19 years of age, he gets a hat-trick! In the summer of 2008, some more spectacular success. Second row, running as far as Xavi, it's towards Messi! रूस में कोरोना वायरस के साए में दूसरी आलमी जंग की फतह की याद में परेड हुई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। फतह के 75 साल पूरे होने की खुशी में फौजी दस्तों की जानिब से शानदार परेड का मुजाहरा किया गया, जबकि टैंकों और दूर तक मार करने वाले मिसाइलों की नुमाइश भी की गई।
सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।